हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 4 अगस्त 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। जुलाई महीने की मंथली करंट अफेयर की जो मैगजीन है वो भी टेलीग्राम पर शेयर कर दी गई है, तो आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि कृषि निर्यात में भारत इस बार 2023 के सत्र में 8वें स्थान पर रहा है। विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि देवप्रयाग से निकलती है। तो सही आंसर है गंगा नदी निकलती है देवप्रयाग से। दरअसल यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो कि आपको समझना होगा। कई लोग बोल देते हैं या आप देखोगे आमतौर पर किताबों में लिखा होता है कि गंगा गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, जबकि ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। सही सत्य क्या है समझिएगा। एक जगह है जिसका नाम है गोमुख। ठीक है, गोमुख दरअसल ग्लेशियर है। ठीक है, और ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो गोमुख ग्लेशियर से जो नदी निकलती है ये भागीरथी नदी है। कौन सी? भागीरथी। और इधर कुछ ही दूर पर सतोपंथ ग्लेशियर है, वहां से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं अलकनंदा। क्या बोलते हैं इसे? अलकनंदा। और ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ये दोनों नदियां अलकनंदा और भागीरथी जहां पर आके मिलती हैं, यही पर्टिकुलर प्लेस कहलाता है देवप्रयाग। और जब ये दोनों यहाँ पर मिल जाती हैं तब ये बन जाती है गंगा। ठीक है, गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर लंबी है। आप स्टैटिक जीके में कोई भी समस्या अगर फेस कर रहे हैं तो मेरी इस किताब को अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर आज ही मंगा सकते हैं। ये किताब मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लॉन्च करी हुई है। इसमें मैंने 81 टॉपिक स्टैटिक जीके के आपको कवर कराए हैं। साथ में इन सभी टॉपिक से बनने वाले 2100 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ टीसीएस पैटर्न पर आधारित दिए हुए हैं। एग्जाम कोई भी हो भारत का, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो प्राइवेट एग्जाम हो, स्टैटिक जीके का वेटेज आपको पता ही है और ये किताब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। ये कौन से दो संस्थान हैं जिन्होंने एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और साथ में एचपी इंडिया। इन दोनों ने मिलकर ये एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य है कि भारत में आने वाले समय में एनर्जी कंजम्पशन को कम से कम करना है, लो करना है। मतलब लोग बिजली की खपत कम कर सकें। ऐसी डिवाइसेस बनाई जानी है जिससे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहे और साथ में बिजली भी इसमें कम खपत हो। साथ में जो भी रिसोर्स वेस्ट हैं उनको भी हमें कम करना है। वाटर मैनेजमेंट भी इसके अंतर्गत आता है और ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उनको भी कम करना है। ओवरऑल क्लाइमेट को हमें बेहतर बनाने के लिए जो भी फैसले लेने होंगे वो सब इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार के आएंगे और इस पे एचपी इंडिया भारत सरकार का साथ देगा। और आईआईसीए जो है, जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इसकी स्थापना साल 2012 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव और निर्मला सीतारमन डायरेक्टली इसे मॉनिटर करती हैं क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं अजय भूषण पांडे। कौन है? ए बी पांडे। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, जिसकी स्थापना गुजरात के जामनगर में करी जाएगी, इसके लिए भारत सरकार कितना इन्वेस्ट कर रही है? भारत सरकार इसके लिए $85 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। कहने का मतलब यह है कि गुजरात के जामनगर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना करी जाएगी। आपको पता ही है हमारे देश में एक नया मंत्रालय कुछ टाइम पहले बनाया गया था जिसको बोलते हैं आयुष मंत्रालय। आयुष का मतलब है ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध एंड एच फॉर होम्योपैथी। आयुष मंत्रालय का मेन उद्देश्य यह है कि भारत में एलोपैथी दवाओं का यूज कम करना है और होम्योपैथी या ट्रेडिशनल मेडिसिन का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है जिसके कि साइड इफेक्ट नहीं होते हैं कोई भी। तो ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है ये इन्हीं सब पर रिसर्च करने का काम करेगा। और भारत में आने वाले समय में ये जो दवाइयां बनेंगी ये सब डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड भी होंगी। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा और इसके प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एडनैन। कौन है? टेड्रोस एडनैन। पेरिस ओलंपिक्स चल रहे हैं 2024 के, आपको पता ही है। तो इसमें भारत के सबसे कम उम्र के ये कौन व्यक्ति हैं जो कि ओलंपिक्स में मुक्केबाजी के रेफरी हैं इस बार? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल कबीलन साई अशोक। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट कर्नल कबीलन साई अशोक। और ये इंडियन आर्ट। इनकी उम्र 32 साल है इस टाइम पे। आपको बता दूं 1904 से लेकर आज तक ओलंपिक्स में भारतीय जो कि रेफरी बने हैं ऐसे केवल 4 ही व्यक्ति हैं
चौथे हैं कबीलन साई अशोक, और इंडियन आर्मी में ऑफिसर हैं ये। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें तो ये वर्ल्ड मिलिट्री बॉक्सिंग काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, पहले भारतीय प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड मिलिट्री बॉक्सिंग काउंसिल में। आईआईटी मद्रास ने कौन से बैंक के साथ हाथ मिलाया है? इस बैंक के साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी लैब की स्थापना करेंगे ये। तो इन्होंने जिस बैंक के साथ हाथ मिलाया है ये है आईडीबीआई बैंक, और इनके साथ मिलकर ये जो साइबर सिक्योरिटी लैब की स्थापना करेंगे, इस लैब का मेन उद्देश्य ये होगा कि हमारे देश में जो बैंकिंग सर्वर्स हैं उन सभी सर्वर्स को प्रोटेक्ट करना। और आज की डेट में आपको पता ही है साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। आपको पता है कि लोगों के अकाउंट से फ्रॉड करके पैसा हैकर्स चुरा लेते हैं। इन सारी वारदातों को कम करने के लिए ये साइबर सिक्योरिटी लैब स्थापित करी जाएगी। और इतना ही नहीं, टेली कम्युनिकेशन को भी प्रमोट इसके अंतर्गत प्रोटेक्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कॉलिंग वगैरह हो रही है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, तो इन सारे जो कॉलिंग्स का डेटा है ये भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। कई बार इनको भी हैकर्स हैक कर लेते हैं और दूसरे की इंफॉर्मेशन सुन के उसके बाद वाइटल इंफॉर्मेशन चुराते हैं। आईडीबीआई बैंक जो है इसकी स्थापना 1964 में करी गई थी। आपको पता है आईडीबीआई एलआईसी की सब्सिडरी है, या फिर आप बोल सकते हो एलआईसी के द्वारा स्थापित किया हुआ बैंक है ये, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। आईडीबीआई के सीईओ हैं इस टाइम पे राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। पहले ऐसे भारतीय कौन है ये जो कि ओलंपिक्स में बैडमिंटन में मेंस सिंगल कैटेगरी में सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं? तो ये हैं लक्ष्य सेन। और इनसे पहले दो ऐसे भारतीय हुए हैं जो कि ओलंपिक्स में क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे हैं, और ये दो भारतीय हैं, एक तो हैं पारुपल्ली कश्यप और दूसरे हैं किदाम्बी श्रीकांत। 2012 लंदन के ओलंपिक्स और 2016 रियो के ओलंपिक्स में ये क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन लक्ष्य सेन अब चाइना के चो तीन चेन को हराकर सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। इन्होंने चो ती चेन को 19-21 से हराई है। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो इस बार के पेरिस ओलंपिक्स जो हो रहे हैं इसका ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है? वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इस पर एक शॉर्ट भी मैंने अपलोड किया था, आप लोगों ने काफी पसंद किया है उसे, तो जरा बताइए, मैं देखना चाहता हूँ। ये कौन सा बैंक है जिसने GOQII के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर अपने कस्टमर्स के लिए ये एक स्मार्ट वॉच लॉन्च करेंगे, और इस वॉच से आप पेमेंट कर पाएंगे, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट। तो इसको कोटक महिंद्रा बैंक ने पैक्ट साइन किया है GOQII कंपनी के साथ। अब देखिए ये जो कंपनी है ये इस तरीके की स्मार्ट वॉच बनाने का काम करती हैं। ओके, इस वॉच की एक खास बात है, ये वॉच तो है ही एक डिजिटल वॉच है सबसे पहले, उसके अलावा आप इसके थ्रू पेमेंट भी कर सकते हो। कॉन्टेक्टलेस आप पेमेंट कर सकते हो बिना पिन के। आप अपना कार्ड इसमें सेव कर दीजिए, उसके बाद आप QR कोड पे स्कैन करेंगे, सिंपली आप इससे पेमेंट कर पाएंगे। आप इससे एक बार में कॉन्टेक्टलेस पेमेंट मैक्सिमम 5,000 रुपये कर सकते हो, और एक दिन में आप इससे 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर भी कर सकते हो दूसरे के अकाउंट में। और ये जो कंपनी है ये एक अमेरिकी कंपनी है, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, और इसके सीईओ हैं विशाल गोंदल। आपको पता है ये जो वॉच कंपनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं इस टाइम पे। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक तो आपको पता ही है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे अशोक वासवानी। अशोक वासवानी का आप नाम इसलिए ध्यान रखिए क्योंकि अभी 7 से 8 महीने ही हुए हैं तब इनको कोटक महिंद्रा के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया था। इस वजह से आपसे इस बार करंट अफेयर्स में ये जरूर पूछा जा सकता है। ये कौन सी दो कंपनीज हैं जिन्होंने सिक्योर ड्रोन ऑपरेशंस को भारत में प्रमोट करने के लिए पैक्ट साइन किया है? तो एक तो है थेल्स और दूसरी है गरुणा एरोस्पेस। इन दोनों ने आपस में पैक्ट साइन किया है, और यहाँ पर देखिए थेल्स क्या देगा और गरुड़ा एरोस्पेस क्या करेगा। जो गरुड़ा एरोस्पेस है ये भारत की कंपनी है, ये ड्रोन्स वगैरह एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने का काम करते हैं। तो गरुड़ा एरोस्पेस बेसिकली हाई क्वालिटी ड्रोन्स बनाएगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। अब जो थेल्स है ये फ्रांस के पेरिस की एक कंपनी है। ये क्या करेंगे, ये इसको रडार सॉल्यूशन देने का काम करेंगे, अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी सॉल्यूशन देने का काम करेंगे। केवल ड्रोन बना लेना ही काफ़ी नहीं होता है, ड्रोन को ऑपरेशनल बनाने के लिए या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रडार मैनेजमेंट सिस्टम भी उसके पास होना चाहिए कि वो किस तरीके से रडार से बच पाएगा दुश्मन के। इसके अलावा उसके पास ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉल्यूशन भी होना चाहिए कि हाँ, सामने से वो चीज़ों को भाप सके कि हाँ उसके रूट में कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं आ रही है, या कोई और एयरक्राफ्ट तो नहीं आ रहा है, या ड्रोन नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के सारे सॉल्यूशंस
हेल्स कंपनी फ्रांस की प्रोवाइड करेगी इनको, और इसका सीधा फायदा हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मिलेगा। गरुड़ा एरोस्पेस की स्थापना साल 2015 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, और इस टाइम पर इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी, इसके ब्रांड। ये कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जिसके द्वारा फाइनली अप्रूवल दे दिया गया है कि मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर और साथ में पारादीप फॉस्फेट, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज कर दिया जाएगा? तो ये है CCI, जिसको बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इनके द्वारा ये अप्रूवल दे दिया गया है कि अब पारादीप फॉस्फेट और मंगलौर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। बाकी CCI की अगर बात करें तो इसकी स्थापना साल 2003 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और CCI के चेयरपर्सन है रवनीत कौर। कौन है? रवनीत कौर। CMFI, जिसको बोलते हैं सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके नए डायरेक्टर के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है ग्रिंसन जॉर्ज। क्या नाम है? ग्रिंसन जॉर्ज। और इनको 20 साल से ज़्यादा का फिशरी सेक्टर में रिसर्चर के रूप में एक्सपीरियंस है। इतना ही नहीं, शार्क तो आप जानते हैं ना, जिसको बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, शार्क के सीनियर प्रोग्राम स्पेशलिस्ट भी ये रह चुके हैं। वैसे शार्क का हेडक्वार्टर क्या है? यह है ढाका। तो अब से ध्यान रखिएगा, भारत में सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की कमान संभालेंगे डायरेक्टर के रूप में ग्रिंसन जॉर्ज। भारत और वियतनाम के बीच में डिफेंस पॉलिसी डायलॉग का 14वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो इस बार इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया, और हमारी तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरामने, और वियतनाम की तरफ से इनके सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल होंग जुआन चिन, इन दोनों ने यहाँ पर इन पैक्ट्स पर साइन किया है। डिफेंस पॉलिसी डायलॉग का मेन उद्देश्य है कि भारत और वियतनाम दोनों आने वाले समय में अपनी डिफेंस एक्सरसाइज को और बढ़ावा देंगे एक दूसरे के साथ। इतना ही नहीं, डिफेंस एजुकेशन भी आपस में शेयर करेंगे, स्टाफ टॉक्स हुआ करेंगी, डायलॉग एंड एक्सचेंजेस हुआ करेंगे, और साथ में अगर देखा जाए तो मिलिट्री मेडिसिन के ऊपर भी काम किया जाएगा। दोनों देश आपस में व्यापार भी कर सकते हैं मिलिट्री मेडिसिन को लेकर आने वाले समय में, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी दोनों पर काम किया जाएगा दोनों देशों के बीच में। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, और यहाँ पे इस टाइम पे प्रेसिडेंट है टो लाम। क्या नाम है इनका? टो लाम। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है अंशुमान गायकवाड़। 71 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो दरअसल ये एक भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं एक टाइम पे, और काफी बड़ा इनका प्रोफाइल रहा है क्रिकेट में। अंशुमान गायकवाड़, आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले हैं, 15 वनडे इंटरनेशनल खेले हुए हैं। इनका जो करियर था, ये 1975 से लेकर 87 तक रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात, इनके कार्यकाल में जो इन्होंने पारियां खेली हैं, उन पारियों में से एक पारी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेली है, जिसमें इन्होंने अकेले 201 रन बनाए थे। मतलब दोहरा शतक इन्होंने जड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ। इसके बाद भी इनका करियर नहीं खत्म होता है। 1997 में इंडियन क्रिकेट टीम का इनको कोच बनाया जाता है, और उसके बाद जब ये कोच होते हैं क्रिकेट टीम के, तो उसी दौरान 1999 का वो इंसिडेंस, जब अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ उस एक इनिंग में पूरे 10 के 10 विकेट लिए थे, उस टाइम पर यही कोच थे। तो काफी टाइम से कैंसर से ग्रसित थे, और कैंसर की ही वजह से इनका निधन हो गया है 71 वर्ष की उम्र में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि 2023 में ये कौन से देश हैं जो कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में टॉप पर रहे हैं। तो इसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो WTO की इस रिपोर्ट के आधार पर भारत दुनिया का 8वें नंबर का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर रहा है। इवन अगर बात करी जाए तो 2022 में जो भारत की तरफ से एक्सपोर्ट था, कृषि निर्यात, ये $55 बिलियन का था। कितना? $55 बिलियन का। लेकिन ये 2023 में घटकर $51 बिलियन केवल रह गया। उसके बाद भी भारत 8वें स्थान पर रहा है। टॉप 10 में अगर बात करें तो नंबर 1 पे यूरोपियन यूनियन रहा है, नंबर 2 पे अमेरिका रहा है, और नंबर 3 पे ब्राजील रहा है, नंबर 4 पे चाइना रहा है। ओके। और टॉप 10 में वैसे मैं आपको बताऊं, ब्राजील और थाईलैंड, ये दो ऐसे देश हैं जिनका एक्सपोर्ट बढ़ा है, बाकी सारे देशों का घटा है। और WTO का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, और इसकी प्रेसिडेंट है ओजी ओकोंजो इवेला।
डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में करी गई थी। 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आप जीएसजीके प्लस रीजनिंग दोनों चीज़ें एक ही बैच में अवेल कर सकते हैं, या फिर केवल जीएसजीके अवेल करना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का आप सीधा फायदा उठा सकते हैं। केवल हिस्ट्री, केवल पॉलिटी, इस तरीके के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जहां से आप इन बैच को परचेज करके पढ़ सकते हैं। जीएस का आप पूरा सिलेबस खत्म करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज और वन लाइनर क्रैश कोर्स, ये सब कुछ आपको पैकेज के फॉर्म में दिया हुआ है। इस तरीके का पैकेज नॉर्मली आपको मिलने नहीं वाला है, क्योंकि मुझे पता है लाइव क्लासेस जो हैं वो आने वाली जो अभी वैकेंसीज हैं या सीजीएल का जो एग्जाम है उसके लिए इस टाइम पर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लाइव क्लासेस में आपका सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाएगा। तो ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अब मेरा आज का सवाल आपसे है, सोलर सिस्टम से है, जो मरकरी है, मरकरी सूर्य का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में लगाता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।